बगदाद की रातें अब सद्दाम हुसैन के लिए पहले से कहीं ज्यादा बेचैनी से भरी हैं। शहर की जगमगाती रोशनी में भी उसे एक गहरा अंधेरा महसूस होता है जो उसके भविष्य को ढंक रहा है। 8 साल की ईरान के साथ चली जंग के बाद इराक कर्ज में बुरी तरह से डूबा हुआ है। एक ऐसा बोझ जो उसकी अर्थव्यवस्था को लगातार नीचे खींच रहा है। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। बाजार खाली हैं, कारखाने बंद हो गए हैं और लोगों के चेहरों पर निराशा साफ झलक रही है। सद्दाम अपने आलीशान महल में बेचैनी से टहलता है। उसकी चाल में एक अजीब सी घबराहट है। महल की दीवारें जैसे उसकी नाकामियों पर हंस रही हैं। हर तस्वीर, हर कमरा उसे उसकी पुरानी ताकत और अब की लाचारी की याद दिलाता है। एक वक्त था जब अरब के शेख उसकी पीठ थपथपाते थे, उसे अपना दोस्त और सहयोगी मानते थे। लेकिन अब वही लोग उससे मुंह फेर रहे हैं और सिर्फ कर्ज चुकाने की बात कर रहे हैं। हर मुलाकात में, हर समझौते में उसे अपमान महसूस होता है। सद्दाम को लगता है उसके साथ धोखा हुआ है। उसे लगता है कि उसके अपने ही उसे अकेला छोड़ गए हैं। वह अपने जनरलों से जवाब मांगता है, उनसे पूछता है कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन हर कोई सिर्फ आंकड़ों और कर्ज की बात करता है। उसकी महत्वाकांक्षा को कोई नहीं समझता। कोई नहीं समझता कि वह इराक को कहां ले जाना चाहता है। सद्दाम के भीतर एक नया सपना आकार ले रहा है, एक ऐसा सपना जो उसकी पिछली सभी महत्वाकांक्षाओं से कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक है। एक ऐसा सपना जिसमें इराक फिर से अरब दुनिया का सरताज बने, एक ऐसा साम्राज्य जिसका वह खुद सम्राट हो। वह आईने में देखता है, अपनी आंखों में झांकता है। उसे वहां एक थका हुआ चेहरा नहीं दिखता, बल्कि एक बदला लेने को तैयार तानाशाह नजर आता है जिसकी आंखों में आग है। उसे लगता है इन आर्थिक मुश्किलों के पीछे एक गहरी साजिश है, एक ऐसा षड्यंत्र जो उसे और उसके देश को बर्बाद करने के लिए रचा गया है। रात गहराती है और उसके मन में एक खतरनाक ख्याल जन्म लेता है, एक ऐसा विचार जो पूरे मध्य पूर्व को हमेशा के लिए बदल देगा। वह खिड़की से बाहर झांकता है। बगदाद सो रहा है, अपनी परेशानियों से बेखबर, लेकिन सद्दाम जाग रहा है और सोच रहा है। राख के ढेर पर एक तानाशाह का नया और ज्यादा खतरनाक सपना जन्म ले चुका है। एक ऐसा सपना जो इराक को फिर से एक ताकतवर मुल्क बना देगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। सद्दाम हुसैन की नजरें अब कुवैत पर टिकी हैं, एक ऐसा देश जो भौगोलिक रूप से छोटा जरूर है, लेकिन रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। छोटा, अमीर, अपनी आधुनिक इमारतों और शानदार जीवन शैली के लिए जाना जाता है और तेल से भरपूर। कुवैत के पास तेल का अथाह भंडार है जो उसे दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक बनाता है। सद्दाम को लगता है कि कुवैत जानबूझकर तेल उत्पादन बढ़ा रहा है, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें गिर रही हैं और इस वजह से इराक को अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। इराक, जो पहले से ही ईरान के साथ युद्ध के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहा है, कुवैत की इस हरकत को एक गहरी साजिश के रूप में देखता है। सद्दाम सार्वजनिक रूप से कुवैत पर तेल चोरी का आरोप लगाता है। वह कुवैत पर इराक के तेल भंडार से अवैध रूप से तेल निकालने का आरोप लगाता है। वह कहता है, आपने हमारी जमीन से तेल निकाला, हमारी अर्थव्यवस्था तबाह की। सद्दाम के अनुसार कुवैत की यह हरकत इराक के खिलाफ एक आर्थिक युद्ध है। कुवैत और अरब देश उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। वे सद्दाम के आरोपों को निराधार और बेबुनियाद बताते हैं। अब सद्दाम को उनमें दोस्त नहीं, खतरा दिखता है। उसे लगता है कि अरब देश उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं और उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बातचीत के दरवाजे बंद हो रहे हैं, कूटनीतिक प्रयास विफल हो रहे हैं और तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सद्दाम को लगता है कूटनीति कमजोरों की भाषा है। उसे विश्वास है कि ताकत ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे दुनिया समझती है। उसके जनरल कहते हैं, कुवैत पर कब्जा करना आसान है। इराकी सेना कुवैत से बहुत बड़ी और बेहतर हथियारों से लैस है। सद्दाम के लिए यह कर्ज से मुक्ति और ताकत का प्रदर्शन है। कुवैत पर कब्जा करने से इराक को तेल के विशाल भंडार पर नियंत्रण मिल जाएगा और वह अपने कर्ज चुकाने में सक्षम हो जाएगा। अब यह सिर्फ तेल या पैसा नहीं, बल्कि इससे कहीं बढ़कर है। इज्जत और अहंकार की लड़ाई है। सद्दाम अपनी क्षेत्रीय शक्ति और प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करना चाहता है। सद्दाम कुवैत को इराक का 19वां प्रांत मानता है। वह कुवैत को हमेशा से ही इराक का हिस्सा मानता रहा है। वह कहता है, हम सिर्फ अपना हक वापस ले रहे हैं। सद्दाम का दावा है कि कुवैत पर इराक का ऐतिहासिक अधिकार है। फैसला हो चुका है, युद्ध की तैयारी पूरी हो चुकी है। रेत की सीमा के उस पार एक अमीर पड़ोसी अपने भविष्य से अनजान है। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है। और इस पार एक तानाशाह अपनी सेना को हुक्म देने के लिए तैयार। इराकी सेना कुवैत पर आक्रमण करने के लिए तैयार है।
2 अगस्त 1990 की सुबह कुवैत पर इराकी टैंकों का सैलाब टूट पड़ता है। शहर की शांति गोलियों और टैंकों की गड़गड़ाहट में बदल जाती है। कुवैत के अमीर और उनका परिवार भाग जाते हैं, लेकिन आम लोग फंस जाते हैं। इराकी सैनिक सरकारी इमारतों, रेडियो स्टेशन, एयरपोर्ट पर कब्जा कर लेते हैं। शहर में लूटपाट और डर का माहौल है। कुवैत की पहचान कुछ ही घंटों में मिटा दी जाती है। सद्दाम की तस्वीरें, इराक का झंडा, एक आजाद देश इतिहास बन जाता है। विरोध करने वालों को मार दिया जाता है या गिरफ्तार। लोग घरों में कैद, बाजार वीरान। इराकी सैनिक घर घर तलाशी लेते हैं, कीमती सामान लूटते हैं। कई नागरिक बंधक बना लिए जाते हैं। इराकी इंजीनियर कुवैत के तेल कुओं पर कब्जा कर लेते हैं। सद्दाम धमकी देता है, अगर रोका गया तो कुओं में आग लगा देगा। रेत पर रेंगते टैंकों ने सिर्फ एक देश की आजादी नहीं छीनी, बल्कि पूरी दुनिया को संकट के मुहाने पर ला खड़ा किया। कुवैत पर कब्जे की खबर से दुनिया हिल गई। संयुक्त राष्ट्र में हड़कंप मच गया। सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव 660 पारित किया, इराक से बिना शर्त सेना हटाने की मांग। सद्दाम ने इसे नजरअंदाज कर दिया। संयुक्त राष्ट्र ने इराक पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। मकसद था सद्दाम को कमजोर करना। सऊदी अरब डर गया, अगला निशाना वह हो सकता है। शाह ने अमेरिकी राष्ट्रपति बुश से मदद मांगी। अमेरिका को सऊदी धरती पर सेना बुलाने का न्योता मिला। राष्ट्रपति बुश ने इसे रेत में खींची गई लकीर कहा। ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड शुरू सऊदी रेगिस्तान में अमेरिकी और सहयोगी सैनिकों का जमावड़ा। कूटनीति की कोशिशें जारी रहीं, लेकिन सद्दाम टस से मस नहीं हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने आखिरी चेतावनी दी, इराक को 15 जनवरी 1991 तक कुवैत से हटना होगा, वरना सैन्य कार्रवाई होगी। दुनिया की अदालत ने फैसला सुना दिया था। अब घड़ी की सुइयां युद्ध की ओर बढ़ रही थीं। 15 जनवरी की डेडलाइन खत्म, सद्दाम पीछे नहीं हटा। 17 जनवरी की सुबह बगदाद पर ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की शुरुआत। अमेरिका के नेतृत्व में गठबंधन सेना ने इराक पर हवाई हमले शुरू किए। बगदाद आग की लपटों में घिर गया। गठबंधन का पहला निशाना इराकी वायुसेना, संचार और कमांड सेंटर। स्टील्थ बॉम्बर, टॉमहॉक मिसाइलें, लेजर गाइडेड बम। सद्दाम ने जवाब में इजराइल और सऊदी अरब पर स्कड मिसाइलें दागीं, लेकिन उसकी चाल नाकाम रही। हवाई हमले हफ्तों चले। इराकी सेना पस्त हो गई। 24 फरवरी को जमीनी युद्ध शुरू। गठबंधन सेना ने कई मोर्चों पर हमला बोला। इराकी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। भागते हुए इराकी सैनिकों ने कुवैत के तेल कुओं में आग लगा दी। जमीनी लड़ाई सिर्फ 100 घंटे चली। कुवैत आजाद, इराक की सेना तबाह। सद्दाम की सभी युद्धों की मां शर्मनाक हार में बदल गई। युद्ध खत्म, लेकिन इराक की मुश्किलें शुरू। सद्दाम सत्ता में, देश खुली जेल। संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिबंध नहीं हटाए। शर्त थी, जनसंहार के हथियार नष्ट करो। इन प्रतिबंधों का असर आम लोगों पर पड़ा। खाने पीने की चीजें, दवाएं सब महंगी या गायब। अस्पतालों में दवाओं की कमी, बच्चे मामूली बीमारियों से मर रहे हैं। कुपोषण महामारी बन गया। तेल के बदले भोजन कार्यक्रम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। जरूरतमंदों तक मदद नहीं पहुंची। दक्षिण में शिया, उत्तर में कुर्द विद्रोह करते हैं। उन्हें उम्मीद थी अमेरिका मदद करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सद्दाम ने विद्रोह बेरहमी से कुचल दिया। हजारों मारे गए, शहर तबाह। अब इराक डर और निराशा में जी रहा है, न भविष्य न उम्मीद। खाड़ी युद्ध ने देश को अंधेरी सुरंग में धकेल दिया। खाड़ी युद्ध के साल बीत चुके हैं, एक लंबा समय बीत गया है, लेकिन इतिहास के पन्नों में यह घटना आज भी दर्ज है। सद्दाम का दौर भी खत्म। एक तानाशाह का अंत हुआ, लेकिन उसके पीछे छूटे निशान अभी भी मिटे नहीं हैं। लेकिन उस युद्ध के जख्म आज भी एक नासूर की तरह रिस रहे हैं। इराक और मध्य पूर्व की रेत में दफन है। ये जख्म सिर्फ भौगोलिक नहीं, बल्कि मानवीय भी है। ये सिर्फ टैंकों और मिसाइलों की लड़ाई नहीं थी, यह एक सभ्यता पर हमला था। इसने राजनीति, समाज और मानसिकता पर गहरा असर छोड़ा। एक ऐसा प्रभाव जिससे उबर पाना आज भी मुश्किल है। पहली बार अमेरिकी सेना बड़े पैमाने पर मध्य पूर्व में आई। एक नई शक्ति का उदय हुआ जिसने क्षेत्रीय समीकरणों को बदल दिया। इससे नए तनाव और अल-कायदा जैसे संगठनों की जमीन तैयार हुई। कट्टरता और हिंसा का एक नया दौर शुरू हुआ। इराक के लिए यह युद्ध कभी न खत्म होने वाली त्रासदी की शुरुआत थी। एक ऐसा दुष्चक्र जिससे निकलना मुश्किल होता जा रहा है। एक पीढ़ी बर्बाद, समाज टूटा, नफरत गहरी, भविष्य अंधकारमय और उम्मीदें धूमिल हो गईं। आज का इराक सांप्रदायिक हिंसा, अस्थिरता और आतंकवाद से जूझ रहा है। एक ऐसा संघर्ष जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। जड़ें खाड़ी युद्ध में हैं। उस युद्ध की विरासत आज भी इराक को परेशान कर रही है। लाखों इराकियों की कहानियां हैं। हर एक कहानी में दर्द और पीड़ा छिपी है, जिन्होंने युद्ध, प्रतिबंध और फिर एक और युद्ध झेला।
एक के बाद एक त्रासदी ने उनकी जिंदगी को तबाह कर दिया। ये उन कुवैती परिवारों की भी कहानी है जिन्होंने आजादी का जश्न तो मनाया, लेकिन उस आजादी की कीमत भी चुकाई। और उन सैनिकों की भी जो जख्म लेकर लौटे, उनके शारीरिक और मानसिक घाव कभी नहीं भर पाएंगे। अंत में ये कहानी सिखाती है कि युद्ध के परिणाम कितने विनाशकारी हो सकते हैं। युद्ध कभी किसी समस्या का अंतिम समाधान नहीं, ये सिर्फ और ज्यादा समस्याएं पैदा करता है। उसकी चिंगारियां आज भी रेत के नीचे दबी हैं, एक सुलगती हुई आग जो कभी भी भड़क सकती है और कोई नहीं जानता कब फिर भड़क उठेंगी। मध्य पूर्व का भविष्य अभी भी अनिश्चित है।